Hello students, welcome back to the class. In our last lecture we have discussed about the characteristics of fungi. ठीक है, फंगी की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था. सो नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द अकरेंस एंड स्ट्रक्चर ऑफ फंगी. ठीक है, अकरेंस का मीनिंग क्या है कि फंगी कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है. ठीक है, वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी जगह पर फंगी प्रेजेंट होती है. एंड व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ फंगी. ठीक है, फंगी का स्ट्रक्चर किस प्रकार का है उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अकरेंस, द फंगी आर आइदर टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक. ओके, टेरेस्ट्रियल का मीनिंग क्या है कि ज़मीन पर जो भी प्रेजेंट है. ठीक है, और ऑन दी अर्थ पर जो भी ज़मीन पर प्रेजेंट है उसे क्या कहते हैं, टेरेस्ट्रियल. एंड एक्वेटिक का मीनिंग क्या है कि पानी के अंदर. ठीक है, सो सॉलिड जो भी हमारा सरफेस है उसके ऊपर प्रेजेंट होगी तो वो कौन सी है, टेरेस्ट्रियल. ओके, जो भी ऑर्गेनिज्म सॉलिड सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होता है उसे क्या कहा जाता है, टेरेस्ट्रियल. एंड सेकंड इज द एक्वेटिक, मीन्स पानी के अंदर. ठीक है, इनसाइड द सी के अंदर है या फिर कोई रिवर के अंदर है. ठीक है, जो भी पानी के अंदर प्रेजेंट है उसे क्या कहा जाता है, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म. सो फंगी कैन बी टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक. ओके, सो जमीन के ऊपर भी प्रेजेंट होती है, पानी में भी प्रेजेंट होती है. एंड एक्वेटिक फंगी कैन बी लिविंग इन द फ्रेश वाटर और मराइन एनवायरनमेंट. ओके, फ्रेश वाटर यानी कि जो मीठे पानी में भी प्रेजेंट हो सकती है. एंड मराइन वाटर यानी कि वहाँ पर जो सॉल्टी वाटर है. ठीक है, बहुत सारा सॉल्टी वाटर होगा सी के अंदर. सो उस टाइप के इन्वायरमेंट में भी प्रेजेंट है. ठीक है, वहाँ पर भी ग्रो हो सकती है. एंड जो फ्रेश वाटर है यानी कि विदाउट मच सॉल्ट. ओके, ऐसा पानी जो उसमें ज़्यादातर सॉल्ट प्रेजेंट नहीं है. सो फ्रेश वाटर में भी प्रेजेंट होती है, मराइन वाटर में भी प्रेजेंट होती है. And freshwater species are usually found in clean, cool water because they do not tolerate the high degree of salinity. ओके, जो पर्टिकुलर स्पीसीज जो फ्रेश वाटर में प्रेजेंट है वो दूसरे मराइन वाटर में प्रेजेंट नहीं हो सकते. ठीक है, क्योंकि इट कैन नॉट टॉलरेट द हाई डिग्री ऑफ सेलिनिटी. सेलिनिटी का मीनिंग क्या है कि कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्ट. ओके, सॉल्ट कंसनट्रेशन पानी में कितनी है उसे सेलिनिटी कहा जाता है. सो मराइन वाटर में सॉल्ट कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है. ठीक है, एज़ कम्पेयर टू दी फ्रेश वाटर जो मीठा पानी है जो हम पीने के लिए यूज़ करते हैं या फिर वो. ठीक है, उसमें सॉल्ट कंसनट्रेशन कम है. सो जो भी फंगी की स्पीसीज मराइन वाटर में प्रेजेंट है वो फ्रेश वाटर में नहीं देखने को मिलेगी. एंड जो फंगी फ्रेश वाटर के अंदर ग्रो होती है वो मराइन वाटर में ग्रो नहीं हो सकती. ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जो ऐसी टाइप के जो स्पीसीज है फंगी के उसे क्लीन कूल वाटर की रिक्वायरमेंट होगी. ठीक है, ग्रो होने के लिए. सो मोस्ट ऑफ द फंगल स्पीसीज कहाँ पर ग्रो होते हैं, ऐसे फ्रेश वाटर के अंदर. ठीक है, हावेवर सम स्पीसीज आर फाउंड इन द स्लाइटली ब्रेकिश वाटर. स्लाइटली ब्रेकिश वाटर मीन्स कि उसकी सेलिनिटी ज़्यादा है, फ्रेश वाटर से ज़्यादा सेलिनिटी होगी उसकी. ठीक है, ब्रेकिश वाटर मीन्स ऐसा पानी जिसकी सेलिनिटी यानी कि सॉल्ट कंसनट्रेशन फ्रेश वाटर से ज़्यादा है बट मराइन वाटर से कम है. ठीक है, मराइन वाटर से कम सॉल्ट कंसनट्रेशन होगी एंड फ्रेश वाटर से ज़्यादा. ऐसे वाटर को क्या कहा जाता है, ब्रेकिश वाटर. सो कुछ कुछ फंगल स्पीसीज जो है वो ब्रेकिश वाटर में भी ग्रो हो सकते हैं. एंड फ्यू थ्राइव इन हाईली पोल्यूटेड स्ट्रीम. ओके, ज़्यादा पोल्यूटेड स्ट्रीम्स में भी फंगी देखने को मिलती है. ठीक है, सो ज़्यादा कंसनट्रेशन होगा उसमें भी. सो फंगी कैन ग्रो एनीवेयर. ओके, कोई भी टाइप के पानी में ग्रो हो सकती है. सोइल दैट इज रिच इन द ऑर्गेनिक मैटर फर्निशेस एन आइडियल हैबिटेट फॉर द लार्ज नंबर ऑफ द स्पीसीज. ओके, ऑर्गेनिक मैटर जो भी सॉइल के अंदर, अभी हमने पानी के बारे में डिस्कस किया. नाउ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में जो भी फंगी देखने को मिलती है उसमें कौन सी सॉइल में ज़्यादा देखने को मिलेगी कि जहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर का कंटेंट ज़्यादा है. ठीक है, जहाँ पर जिस भी सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर का कंटेंट ज़्यादा होगा, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ज़्यादा प्रेजेंट होंगे, वहाँ पर लार्ज नंबर में फंगी की अलग अलग स्पीसीज ग्रो हो सकती है. And only a small number of the species are found in the drier areas or in the habitats with little or no organic matter. ओके, फंगी को ग्रो होने के लिए
मॉइस्ट एनवायरनमेंट की भी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, सो ऐसे एरिया की जो ड्राई है वहाँ मॉइस्चर का कंटेंट कम है, ऐसे एरिया में फंगी बहुत कम देखने को मिलेगी। एंड प्लस दी हैबिटेट्स विथ लिटल और नो ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का कंटेंट भी कम होगा या फिर प्रेजेंट नहीं होगे, तो ऐसी जगह पर फंगी जो है वो बहुत देखने को नहीं मिलती। ठीक है, बट कुछ कुछ अमाउंट में कुछ टाइप के स्पीसीज यहाँ पर ऐसे एनवायरनमेंट में भी ग्रो हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट दी फंगी आर फाउंड इन ऑल टेम्परेचर्स। ओके, सॉइल के बारे में डिस्कस किया, देन वाटर के बारे में डिस्कस किया। ठीक है, दोनों में ही प्रेजेंट होती है। देन टेम्परेचर, तो फंगी कोई भी टेम्परेचर में ग्रो कर सकती है। एंड ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड वेयर देयर इज द सफिशेंट मॉइस्चर टू इनेबल देम टू ग्रो। ओके, ट्रॉपिकल रीजन्स की जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है, मॉइस्ट एनवायरनमेंट है, तो उस टाइप के एनवायरनमेंट में भी फंगी ग्रो कर सकती है। ठीक है, कि जहाँ पर उसको सफिशेंट मॉइस्चर मिल जाता है फंगी को, तो वहाँ पर वो इजीली ग्रो कर पाएगी। अ फ्यू स्पीसीज ऑफ फंगी लिव इन द आर्कटिक एंड एंटार्क्टिक रीजन्स, although they are rare and are more often found living in the symbiosis with the algae in the form of the lichens. Okay, few species of fungi are found in Arctic and Antarctic regions. ओके, ये दोनों रीजन्स कैसे है कि जहाँ पर टेम्परेचर बहुत लो होता है। ठीक है, एकदम कोल्ड रीजन है कि जहाँ पर टेम्परेचर मोस्टली माइनस में होता है या फिर 10 डिग्री तक है का ही टेम्परेचर होगा। सो ऐसे रीजन में भी फंगी की कुछ कुछ स्पीसीज वहाँ पर भी ग्रो करती है। एंड दे आर रेयर। ठीक है, रेयरली ही वहाँ पर ग्रो करेगी क्योंकि बहुत कम टेम्परेचर है, बट ग्रो कर सकती है कुछ स्पीसीज। एंड आर मोर ऑफन फाउंड लिविंग इन द सिम्बायोसिस विथ algae इन द फॉर्म ऑफ द लाइकेंस। ओके, algae के साथ सिम्बायोसिस में वो उसका ग्रो होता है। ठीक है, फंगी का यूज़ करता है, अपने फंगी जो है वो algae का यूज़ करेगी अपने न्यूट्रिशन के लिए और अपने बेनिफिट के लिए। एंड algae है वो फंगी का यूज़ करेगी। ठीक है, सो सिम्बायोसिस में दोनों एक साथ ग्रो कर सकते हैं। And fungi form the beneficial relationship with other organisms like plants. So यहाँ पर algae के साथ भी सिम्बायोसिस में लिव करता है। ठीक है, सो दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ वो रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर सकता है। ठीक है, बेनिफिशियल रिलेशनशिप की, दोनों ही एक दूसरे से बेनिफिट ले, ऐसे रिलेशनशिप फंगी भी एस्टेब्लिश कर सकती है प्लांट जैसे ऑर्गेनिज्म के साथ। About 3/4 of the vascular plants form the association called as the mycorrhiza between their roots and fungi. ओके, 3/4 प्लांट जो है उस वो फंगी के साथ बेनिफिशियल रिलेशनशिप में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इट विल फॉर्म अ रिलेशनशिप विथ फंगी कि उसके रूट में क्या प्रेजेंट होता है, फंगी रूट के पास फंगी का ग्रोथ होगा। ठीक है, ऐसे रिलेशन को क्या कहते हैं, माइकोराइजिया। Okay, mycorrhiza is the relationship established between the roots of plant and fungi. So 3/4 जो प्लांट है वो माइकोराइजिया टाइप का एसोसिएशन दिखाते हैं। ठीक है, फंगी के साथ। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द अकरेंस ऑफ द फंगी की कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होती है। ठीक है, सॉइल में भी प्रेजेंट हो सकती है, वाटर में भी प्रेजेंट है, देन अलग अलग टेम्परेचर में भी ग्रो कर सकती है, अलग अलग प्लांट के साथ सिम्बायोसिस में भी वो ग्रो कर सकती है। नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ द फंगी रेंज इन द फॉर्म एंड साइज फ्रॉम द यूनिसेल्युलर ईस्ट टू द लार्ज मशरूम्स एंड पफ बॉल्स। ओके, सो फंगी जो है वो साइज में डिफरेंट होती है। ठीक है, साइज अलग अलग हो सकती है फंगी की, स्मॉलर फंगी भी होती है। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक फंगी भी अवेलेबल है। ठीक है, सो उसकी साइज भी वेरी होती है, वेरी है। एंड दी फॉर्म, ओके, कौन से फॉर्म में देखने को मिलती है उसमें भी बहुत सी वेराइटी देखने को मिलेगी। सो इट कैन रेंज फ्रॉम द यूनिसेल्युलर ईस्ट। ओके, यूनिसेल्युलर मीन्स सिंगल सेल का बना हुआ होगा। ठीक है, सो यूनिसेल्युलर फॉर्म में भी अवेलेबल है जिसको हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते, उसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का यूज़ करने पड़ेगा। 2 लार्ज मशरूम्स पफ बॉल्स, ये क्या है, लार्जर फंगी के एग्जाम्पल्स है। ठीक है, मशरूम्स पफ बॉल आपने उन टाइप की फंगी को देखा भी होगा बहुत सी जगह पर।
सो द बॉडी और वेजिटेटिव स्ट्रक्चर ऑफ द फंगस इज कॉल्ड एज द थैलस। ओके, फंगी का जो भी स्ट्रक्चर है, उसका बॉडी है, उसको क्या कहा जाता है? थैलस। ओके, इट इज़ पर्टिकुलर वर्ड थैलस यूज्ड फॉर द फंगी। ओके, अनडिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर जो है उसके लिए फंगी थैलस यूज़ किया जाता है। प्लांट में भी थैलस वर्ड यूज़ होता है। अनडिफरेंशिएटेड अगर प्लांट है कि जिसमें रूट शूट इस टाइप का डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है, उसे क्या कहते हैं? थैलस। ओके, सो फंगी का जो भी स्ट्रक्चर है वो ऐसा ही होगा, अनडिफरेंशिएटेड टाइप का, उसमें रूट शूट ऐसा कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं होगा। सो इट इज़ नोन एज द थैलस. It varies in the complexity and size, ranging from the single cell microscopic yeast to the multicellular molds, macroscopic puff balls and mushrooms. ओके, कॉम्प्लेक्सिटी में भी वेरी करता है, साइज में भी वेरी करता है, ठीक है। वेरिएशन सभी में देखने को मिलता है। जैसे ही हमने अभी आज डिस्कस किया कि सिंगल सेल माइक्रोस्कोपिक ईस्ट से लेकर मैक्रोस्कोपिक, ओके, बहुत बड़ी साइज के पफ बॉल्स, मोल्ड्स, मैक्रोस्कोपिक मशरूम्स, ओके, ये सब जो है वो क्या है? लार्जर फंगी के एग्जाम्पल्स। ओके, एंड स्मॉलर फंगी, सबसे स्मॉल में कौन आएगा? ईस्ट। ओके, सिंगल सेल माइक्रोस्कोपिक। नाउ द ईस्ट के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर, ठीक है। वन टाइप ऑफ द फंगी यूनिसेल्युलर डू नॉट हैव फ्लैजेला। ओके, फ्लैजेला लाइक कुछ भी स्ट्रक्चर ईस्ट में प्रेजेंट नहीं होगा। एंड रिप्रोड्यूसेस एसेक्सुअली प्लस सेक्सुअली, दोनों ही टाइप का रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय द बडिंग, ओके, बर्ड का फॉर्मेशन करके बडिंग टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। प्लस ट्रांसवर्स फिशन। ओके, ट्रांसवर्स फिशन मीन्स बीच से उसमें से दो सेल फॉर्म हो जाते हैं बीच में से, ठीक है। सो सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय द बडिंग एंड ट्रांसफर फिशन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय द स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। स्पोर का फॉर्मेशन करके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलता है ईस्ट में। ईच बर्ड दैट सेपरेट्स कैन ग्रो इनटू अ न्यू ईस्ट। ओके, बर्डिंग के थ्रू अगर रिप्रोडक्शन होता है ईस्ट के अंदर, तो जो भी बर्ड यहाँ पर रिलीज होगा, ईस्ट में से जो भी बर्ड रिलीज होगा वो एक नई ईस्ट के रूप में आएगा, ठीक है। इट विल कंसिडर्ड एज अ वन न्यू ईस्ट सेल एंड सम ग्रुप्स टुगेदर टू फ्रॉम द कॉलोनीज। ओके, बहुत सारे ऐसे कुछ ऐसे ईस्ट है जो एक दूसरे के साथ कंबाइन होके कॉलोनीज भी फॉर्म कर सकते हैं। जनरली ईस्ट सेल्स आर लार्जर देन द बैक्टीरिया, वेरी कंसिडरेबली इन साइज एंड आर कॉमनली स्फेरिकल टू एग शेप्ड। ओके, ईस्ट सेल की यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई है कि उसकी साइज़ कितनी होगी, तो लार्जर देन द बैक्टीरिया, एंड साइज में अलग अलग वेरिएशन देखने को मिलता है। एंड कॉमनली शेप कैसा होगा? स्फेरिकल और एग शेप्ड सेल होगा, ठीक है, ईस्ट का। सो बैक्टीरिया से उसकी साइज़ ज़्यादा है। आपने अगर F5 में देखी होगी साइज़, ईस्ट के बारे में हमने डिस्कस किया था, ठीक है। F5 में हमने प्रैक्टिकल में बैक्टीरिया एंड ईस्ट दोनों को ही माइक्रोस्कोप में देखा है। सो ईस्ट की साइज़ जो है वो बैक्टीरिया से ज़्यादा होती है, ठीक है। दे लेक फ्लैजेला बट पोजेस द मोस्ट ऑफ द अदर यूकैरियोटिक ऑर्गेनेल्स। ओके, फ्लैजेला प्रेजेंट नहीं है बट बाकी की यूकैरियोटिक ऑर्गेनेल्स बहुत सारी इसके अंदर प्रेजेंट होगी, बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। फंगी यूकैरियोट्स में आएगी। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ईस्ट सेल। ओके, ईस्ट सेल का स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हैं। सेल वॉल प्रेजेंट है, पोलर बर्ड स्कार, ओके, वहाँ पर से बर्ड का फॉर्मेशन होता है। देन क्रोमोसोम्स, ओके, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम प्रेजेंट है। देन साइटोप्लाज्म, ओके, देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट देर। देन न्यूक्लियर एनवेलप प्रेजेंट होगा, गोल्गी एपेरेटस प्रेजेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, ओके, ये सब जो है वो ईस्ट के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द एग शेप्ड ईस्ट सेल। द नेक्स्ट इज द मोल्ड्स। ओके, मोल्ड का स्ट्रक्चर किस प्रकार का होता है? इट इज़ अ मल्टी सेल्यूलर, बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट हो गए, मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर है। लॉन्ग ब्रांच्ड थ्रेड लाइक फिलामेंट्स प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ द मोल्ड। ओके, लॉन्ग ब्रांच्ड एंड थ्रेड लाइक फिलामेंट्स प्रेजेंट हो गए, जिसे क्या कहा जाता है? हाइफी। ओके, दे आर नोन एज द हाइफी विच एग्रीगेट टुगेदर टू फॉर्म द टेंगल्ड माइसेलियम।
ओके, मोल्ड का जो भी स्ट्रक्चर है उसे क्या कहते हैं, माइसेलियम। ओके, इट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ मोल्ड। हाइफी जो भी अलग अलग अरेंज होके जो स्ट्रक्चर फॉर्म करता है उसे क्या कहते हैं, माइसेलियम। इन सम फंगी द हाइफी हैव क्रॉस वॉल्स और सेप्टा separating the cells which may nevertheless be joined by the one or more pores। ओके, बहुत सारी हाइफी के अंदर क्या होता है कि क्रॉस वॉल, बीच में सेप्टा लाइक, बीच में एक वॉल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा कि जो हाइफी को अलग अलग सेल में डिवाइड करता है। ठीक है, पूरा का पूरा एक ही सेल होगा बट उसको अलग अलग कंपार्टमेंट में डिवाइड करेगा। उस वॉल लाइक स्ट्रक्चर का क्या कहते हैं, सेप्टा और क्रॉस वॉल। ठीक है, विच मे नेवरथलेस बी ज्वाइंट बाय वन अनदर वन और मोर पोर्स, कि अलग अलग यहाँ पर जो सेप्टा फॉर्म हुआ है, ठीक है, अलग अलग कंपार्टमेंट फॉर्म हुए हैं, वो सब किसके थ्रू कनेक्टेड रहेंगे, पोर्स। ठीक है, क्रॉस वॉल जो यहाँ पर बीच में है और सेप्टा जो प्रेजेंट है उसके अंदर पोर्स प्रेजेंट हो गए, विच परमिट्स द साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। ओके, साइटोप्लाज्म उन पोर्स के थ्रू इजीली सभी अलग अलग कंपार्टमेंट में पास हो सकता है। एंड अ फॉर्म ऑफ द इंटरनल ट्रांसपोर्ट सच हाइफी आर सेड टू बी सेप्टेट हाइफी। ठीक है, सेप्टेट यानी कि उसके अंदर सेप्टा प्रेजेंट है, क्रॉस वॉल प्रेजेंट है, कि जिसके थ्रू जो पूरे के पूरे हाइफी को अलग अलग कंपार्टमेंट में डिवाइड करता है। ठीक है, आप यहाँ पर स्ट्रक्चर देख सकते हैं, यहाँ पर जो बी है वो क्या है, सेप्टेट हाइफी। ठीक है, सेकंड स्ट्रक्चर जो बी है वो क्या है, सेप्टेट हाइफी। उसके अंदर क्या सेप्टम प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है, आप देख सकते हैं इस प्रकार का स्ट्रक्चर होगा। एंड यहाँ पर सी फिगर आप नीचे देखें तो उसमें एक पोर प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पर सेप्टा का स्ट्रक्चर दिया गया है एक पर्टिकुलर, एंड बीच में एक पोर है जिसके थ्रू साइटोप्लाज्म जो है वो दोनों ही कंपार्टमेंट में पास हो सकता है। ठीक है, एंड डी फिगर उसमें बहुत सारे पोर्स दिखाए गए हैं कि सेप्टा में बहुत सारे पोर्स प्रेजेंट है। ओके, सो दिस बी सी एंड डी इज द फिगर ऑफ द सेप्टेट हाइफी। Other have no cross walls and therefore are known as the coendocytic or aseptate hyphae। ओके, बाकी के जो हाइफी है उसमें क्या होगा, ऐसी क्रॉस वॉल्स प्रेजेंट नहीं है, सेप्टा प्रेजेंट नहीं होगा, एंड मेनी न्यूक्लियाई विद इन अ सिंगल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, सो एक ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट हो गए। ठीक है, क्योंकि बीच में कोई ऐसी वॉल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है, सेप्टा प्रेजेंट नहीं है, उसे क्या कहते हैं, को एंडोसाइटिक एंड और एसेप्टेट। ओके, जो फर्स्ट फिगर है वो किसकी है, ए इज फॉर दी एसेप्टेट हाइफी। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट है सिंगल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, इट इज एसेप्टेट हाइफी। Hyphae are composed of the outer cell wall and inner lumen which contains the cytosol and organelles। ओके, हाइफी का स्ट्रक्चर में क्या क्या प्रेजेंट होगा, आउटर सेल वॉल, देन इनर ल्यूमेन जिसमें साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, साइटोसोल प्रेजेंट है। ठीक है, एंड ऑर्गेनेल्स, बहुत सारी साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होगी, एंड अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन सराउंड्स द साइटोप्लाज्म लाइज नेक्स्ट टू द सेल वॉल। ओके, सेल वॉल के पास में क्या प्रेजेंट होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच सराउंड्स दी साइटोप्लाज्म। ओके, सो यहाँ पर आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ दी हाइफी। ओके, एक हाइफी के एंड का स्ट्रक्चर है जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट है, देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसके नीचे प्रेजेंट होगी, देन साइटोप्लाज्मिक, ओके, साइटोप्लाज्म जिसमें बहुत सारी ऐसी साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है, जैसे कि साइटोप्लाज्मिक माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है, देन क्लस्टर्स ऑफ राइबोसोम्स। ओके, राइबोसोम्स प्रेजेंट हो गए, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, सो दिस ऑल आर द स्ट्रक्चर्स और इंट्रासेल्युलर ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट इन दी हाइफी। The filamentous nature of hyphae results in the large surface area relative to the volume of the cytoplasm। ओके, यहाँ पर हाइफी का स्ट्रक्चर जो है वो कैसा है, फिलामेंटस। ओके, उसकी वजह से क्या होगा कि फिलामेंट की वजह से बहुत सारे ऐसे सरफेस एरिया जो है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, फंगी का सरफेस एरिया जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, एंड दिस विल हेल्प इन दी एब्सॉर्प्शन। ओके, जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतना एब्सॉर्प्शन में
एब्सॉर्प्शन इजीली एंड ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। सो इट विल प्रोवाइड अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर द एब्सॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड दिस मेक एडिक्वेट न्यूट्रिएंट एब्सॉर्प्शन पॉसिबल, ठीक है। मैक्सिमम न्यूट्रिएंट एब्सॉर्प्शन हो सकता है इस प्रकार के स्ट्रक्चर के थ्रू। सो दिस इज द बेसिक आइडिया अबाउट द मोल्ड्स, ओके। यहाँ पर आपने स्ट्रक्चर देख लिया है। दिस इज द आईफी स्ट्रक्चर, ओके। आईफी के एक एंड का स्ट्रक्चर है ये। मेनी फंगी आर डाइमॉर्फिक एग्जिस्ट इन द टू डिस्टिंक्ट फॉर्म, ओके। नाउ बहुत सारी फंगी ऐसी है कि जो दो अलग अलग फॉर्म्स में प्रेजेंट होती है, ठीक है। सो इट इज़ नोन एज द डाइमॉर्फिक। Some fungi that cause the human infections can change from the yeast form in the human to the mycelial form in the environment in response to the changes in the nutrient, okay। आप पहले देखें कि फंगी दो अलग अलग फॉर्म में अवेलेबल हो सकती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कुछ फंगी ऐसी है कि जो ह्यूमन के अंदर इन्फेक्शन करती है, ठीक है, हमारे अंदर इन्फेक्शन करेंगी। सो फंगल इन्फेक्शन जो भी होता है उसमें फंगी जो है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होगी, ईस्ट फॉर्म में, ठीक है। यूनिसेल्युलर फॉर्म में ह्यूमन के अंदर प्रेजेंट होगी। बट अगर उसको हम आउटर एनवायरनमेंट में ग्रो करते हैं, सॉइल के ऊपर या फिर लेबोरेटरी में मीडिया के ऊपर, तो वहाँ पर वो माइसेलियल फॉर्म में ग्रो करेगी, ठीक है। माइसेलियल फॉर्म में यानी कि फिलामेंटस फॉर्म में उसका ग्रोथ देखने को मिलता है आउटर एनवायरनमेंट में। बिकॉज ऑफ द चेंज इन द न्यूट्रिएंट्स, ओके। न्यूट्रिएंट्स में चेंजेस आए होंगे ह्यूमन के अंदर, जो भी उसे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं उससे अलग न्यूट्रिएंट्स एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स सच एज द CO2 कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, इन सब की वजह से ये फॉर्म में अलग अलग चेंजेस होते हैं, ठीक है। एंड दिस चेंज इन द बॉडी इज फॉर्म इज नोन एज द YM शिफ्ट, ओके। ये ह्यूमन के अंदर ईस्ट फॉर्म में प्रेजेंट है फंगी। अगर आउटर एनवायरनमेंट में ग्रो करे तो वो माइसेलियल फॉर्म में और मोल्ड के फॉर्म में प्रेजेंट होगी, ठीक है, ग्रो होती है। सो ये जो शिफ्ट देखने को मिली उसे क्या कहते हैं, YM शिफ्ट, ओके। Y इज़ फॉर द ईस्ट एंड M इज़ फॉर द मोल्ड, ओके। ये दोनों फॉर्म के बीच में चेंजेस होते रहते हैं। सो इट इज़ नोन एज द YM शिफ्ट। इन फंगी एसोसिएटेड विद प्लांट द शिफ्ट ऑफन अकर्स द अदर वे राउंड, ओके। एनिमल के अंदर क्या हुआ, ह्यूमन के अंदर की ईस्ट फॉर्म में से माइसेलियल फॉर्म में फंगी का कन्वर्जन हुआ, ठीक है। ह्यूमन के अंदर ईस्ट फॉर्म में प्रेजेंट थी, आउटर एनवायरनमेंट में माइसेलियल फॉर्म में प्रेजेंट है। बट प्लांट के अंदर उससे रिवर्स होगा कि द माइसेलियल फॉर्म एग्जिस्ट इनसाइड द प्लांट एंड ईस्ट फॉर्म इज प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट। अगर हम बाहर आउटर एनवायरनमेंट में ग्रो करते हैं तो वो ईस्ट फॉर्म में ग्रो होगी, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द YM शिफ्ट। One of the features has caused the taxonomists finally to remove the fungi from the plant kingdom was the distinctive chemical nature of the fungal cell wall, ओके। प्लांट से फंगी को डिफ्रेंशिएट किया गया किसके बेसिस पर, मेन जो पॉइंट है वो कौन सा था कि उसकी सेल वॉल, ठीक है। फंगल सेल वॉल का केमिकल नेचर, प्लांट के अंदर जो भी सेल वॉल प्रेजेंट है वो किसकी बनी हुई होती है, सेल्यूलोज, ठीक है। वेयर एज द प्लांट्स एंड algal cells have cell wall composed of the cellulose. The cell wall of the fungi is made up of the principally chitin, ओके। काइटिन की बनी हुई सेल वॉल प्रेजेंट होगी फंगी के अंदर, जो प्लांट एल्गल से अलग है, ठीक है। प्लांट एल्गी उसके अंदर सेल्यूलोज की बनी हुई सेल वॉल प्रेजेंट है, बट इनसाइड द फंगी द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ द काइटिन। Chitin is a strong but flexible polysaccharide that is also found in the exoskeleton of insect, okay। strong flexible polysaccharide है जो इंसेक्ट के एक्सोस्केलेटन में, इंसेक्ट के आउटर लेयर जो प्रेजेंट होता है, ठीक है, इंसेक्ट में उसमें काइटिन का बना हुआ होगा वो भी। The fungal cell usually is encased in the cell wall of chitin. Chitin is a strong, flexible, nitrogen-containing polysaccharide consisting of the N-acetyl glucosamine residue. Okay, chitin किसका बना हुआ है, नाइट्रोजन containing polysaccharide है। It is a nitrogen-containing polysaccharides made up of the N-acetyl glucosamine residue. Okay, chitin का मोनोमर यूनिट क्या है, N-acetyl glucosamine, उससे बना हुआ होगा काइटिन, ठीक है। सो
दिस वॉज ऑल अबाउट दी बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट दी फंगी। ठीक है, फंगी के बारे में हमने उसका अकरेंस स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में भी हम स्ट्रक्चर में ही कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर के बारे में आगे भी कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने हैं। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, and if you have any doubt then please ask in the comment box. Thank you.